मोहम्मद आसिफ एक ऐसा आर्टिस्ट जिसकी स्विंग और कंट्रोल बॉलिंग ने दुनिया के सबसे बेहतरीन बैट्समैन को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। क्रिकेट के उन गिने चुने प्लेयर्स में से एक जिसकी बैटिंग नहीं बल्कि बॉलिंग देखने के लिए फैंस घंटों तक टीवी से चिपके रहते थे। जिस राहुल द्रविड़ का सामना करना दुनिया का कोई भी बॉलर पसंद नहीं करता था, उसको बॉलिंग करने में आसिफ को सबसे ज्यादा मजा आता था। लेकिन एक और आसिफ का परफॉर्मेंस ग्राउंड पर बेहद शानदार था, तो दूसरी ओर उसकी ड्रग्स एडिक्शन के चलते उनका शानदार टैलेंट नशे की भेंट चढ़ गया था। आइए जानते हैं कि आसिफ की नशे की लत के पीछे आखिर सबसे बड़ा हाथ किसका था। 2008 आईपीएल में आसिफ दिल्ली डेयरडेविल्स टीम का हिस्सा थे। एवरेज आईपीएल टूर के बाद पाकिस्तान जाते समय आसिफ को दुबई एयरपोर्ट पर अपने वॉलेट में एक इलीगल मटेरियल के साथ पकड़ा गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिफ उस समय नशे में थे। दुबई पुलिस को आसिफ के वॉलेट से जो चीज मिली उसका वेट 0.24 ग्राम था, लेकिन यह क्या थी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। वॉलेट में मिली चीज को लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेजा गया। साथ ही इस पाकिस्तानी पेसर का यूरिन सैंपल भी टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। जिस तरह आसिफ को हिरासत में लिया गया था, यह उनके लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि यूएई में ड्रग्स को लेकर बहुत टाइट रूल्स थे और ऐसे में उनका बचना बेहद मुश्किल था। दुबई में आसिफ के मामले को देख रहे पीसीबी ऑफिसर नदीम अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आसिफ को पता नहीं था कि यह क्या चीज है, लेकिन वो इसको बहुत टाइम से ले रहे थे। जबकि आसिफ ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया, मैंने इसको हर्बल मेडिसिन सोचकर लिया था, मुझे ये पाकिस्तान में एक हकीम ने दिया था, जब भी मुझे इसकी जरूरत होती है तब मैं इसको लेता हूँ। मैंने 4 महीने पहले पाकिस्तान में आखिरी बार इसको लिया था। इसी दौरान आसिफ की रिपोर्ट आती है जो कि नेगेटिव थी, जिससे कम से कम ये बात तो साफ थी कि आसिफ उस समय एयरपोर्ट पर नशे में नहीं था। कई दिन बीत जाने के बाद आखिरकार आसिफ के केस को महत्वहीनता के आधार पर खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही इस पाकिस्तानी पेसर पर यूएई नहीं आने के लिए बैन भी लगा दिया गया था, जिसके बाद आसिफ पाकिस्तान वापस लौट गए। इस दौरान वो कुल 19 दिन पुलिस कस्टडी में रहे थे। सभी को लगा कि जैसे मामला बिल्कुल निपट गया, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत साबित हुआ, क्योंकि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर आनी तो अभी बाकी थी। पीसीबी चेयरमैन नसीम अशरफ ने आसिफ मैटर पर जांच करने के लिए 3 मेंबर्स वाली एक कमेटी बनाई, जिसमें चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शफकत हुसैन नगमी, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन जाकिर खान और डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नदीम अकरम थे। क्योंकि अशरफ के मन में यह डाउट था कि अगर आसिफ बेकसूर है तो फिर उस पर यूएई नहीं जाने के लिए बैन क्यों लगा था। अभी इन्वेस्टिगेशन कमेटी जांच पूरी भी नहीं कर पाई थी कि आसिफ का आईपीएल में हुआ यूरिन सैंपल फेल हो गया। आईपीएल ड्रग ट्राइब्यूनल ने कहा कि 30 मई 2008 को राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच मुंबई में खेले गए सेमीफाइनल मैच से पहले लिए गए सैंपल में आसिफ के यूरिन में नेंड्रोलोन नाम का सब्सटेंस पाया गया है। यह वो मटेरियल था जो वाडा कोड के तहत बैन है, जिसके बाद आईपीएल ने आसिफ को बैन कर दिया और ठीक अगले दिन पीसीबी ने भी उनको सस्पेंड कर दिया था। आसिफ के आईपीएल ड्रग स्कैंडल के ऊपर हमने पहले ही एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसको आप ऊपर आई बटन या एंड स्क्रीन पर जाकर देख सकते हो। इस तरह आसिफ अब 2 केस में फंस चुके थे। दुबई केस में आसिफ के खिलाफ जांच पूरी होने ही वाली थी कि सडन अगस्त 2008 में नसीम अशरफ ने पीसीबी चेयरमैन पोस्ट से रिजाइन दे दिया। अशरफ ने ठीक उसी दिन रिजाइन दिया जब उनके करीबी परवेज मुशर्रफ ने अपनी पाकिस्तान प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन दिया था। मुशर्रफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट के साथ साथ पीसीबी पैटर्न भी थे। आसिफ के दुबई केस में एक नया मोड़ और आया जब नवंबर 2008 में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शफकत हुसैन नगमी ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि आसिफ को वॉलेट में अफीम रखने के आरोप में दुबई एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया था, जिसके बाद आसिफ को यूएई नहीं आने के लिए बैन लगा दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन कमेटी चीफ होने के नाते नगमी ने पीसीबी चीफ एजाज भट्ट से आसिफ पर पेनल्टीज और बैन लगाने की सिफारिश की, लेकिन आसिफ को सजा देने के बदले एजाज भट्ट ने नगमी को ही आड़े हाथों ले लिया। भट्ट ने कहा कि नगमी का खुलासा सिर्फ आसिफ को बदनाम करने और पीसीबी के मौजूदा मैनेजमेंट पर शक जताने की एक साजिश है। इसी कमेटी के एक मेंबर जाकिर हुसैन ने भी शफकत नगमी के आरोपों को बेबुनियाद और बकवास बताकर आसिफ को बचाने की कोशिश की, जिसके बाद भट्ट ने नगमी को पीसीबी से निकाल दिया।
आसिफ के ड्रग स्कैंडल का मामला बेहद पेचीदा हो गया था, फिर भी एजाज भट्ट इसको लेकर बहुत ढीलापन दिखा रहे थे, जिससे ये साफ था कि कहीं न कहीं वो आसिफ को बचाने का पूरा बंदोबस्त किए हुए थे। लेकिन आईसीसी ने पीसीबी से आसिफ पर रिपोर्ट मांगी। साथ ही पाकिस्तान सीनेटर्स ने भी पीसीबी से आसिफ के खिलाफ जांच की मांग पर लगातार जोर दिया। सीनेटर्स का मानना था कि आसिफ एक रोल मॉडल है, अगर उन पर बैन नहीं लगाया गया तो यंगस्टर नशे की ओर जा सकते हैं। अभी तक आसिफ को लगातार बचाती आ रही एजाज भट्ट की पीसीबी गवर्नमेंट ने चारों ओर से खुद पर दबाव पड़ता देख इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पास किए, जिसने आसिफ के माथे पर पसीना लाने का काम किया था। भट्ट ने 3 मेंबर्स वाली एक कमेटी बनाई, जिसमें फॉर्मर पाकिस्तान विकेटकीपर वसीम बारी भी थे। इसी दरमियान पीसीबी को दुबई से आसिफ की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भेजी गई, लेकिन वो मीडिया में लीक हो गई। लीक हुई रिपोर्ट में दुबई प्रोसिक्यूटर मोहम्मद अल नूमी के डॉक्यूमेंट से यह साफ था कि आसिफ के पर्स से जो मिला वो अफीम थी, और खुद आसिफ ने भी यह माना कि वो इसको लगातार लेते हैं, जिसके बाद आसिफ को यूएई नहीं आने के लिए बैन कर दिया गया था। दूसरी ओर आईपीएल केस में आसिफ का दूसरा सैंपल भी पॉजिटिव आया, जिसके बाद आईपीएल ने उनको फरवरी 2009 में 1 साल के लिए बैन कर दिया था। वाडा कोड के तहत अगर कोई इंटरनेशनल प्लेयर किसी दूसरे देश के टूर्नामेंट में बैंड मेडिसिन का यूज करता है तो उस पर आईसीसी रूल लागू होंगे। इस तरह आसिफ का यह बैन सिर्फ आईपीएल के लिए नहीं बल्कि सभी तरह के क्रिकेट के लिए था। जबकि पाकिस्तान में बैठी पीसीबी ने खुद तो आसिफ को सजा नहीं दी, बल्कि उसने आईपीएल कमेटी से आसिफ की सजा कम करने के लिए लगातार दबाव बनाना चाहा। तो उनका मानना था जब आईपीएल ने सजा दे ही दी है तो ये दोनों केस के लिए सेम ही काम करेगी। जबकि होना यह चाहिए था कि पाकिस्तान बोर्ड भी आसिफ पर कड़े बैन लगाता। यह पहली बार नहीं था जब पीसीबी ने आसिफ को ढील दी थी। जब साल 2006 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले पीसीबी ने डोप टेस्ट में शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ का सैंपल पॉजिटिव पाया था, तब शुरू में शोएब पर 2 और आसिफ पर 1 साल का बैन लगा दिया था, लेकिन ठीक अगले ही महीने इन दोनों के बैन को हटा लिया गया था। पीसीबी ने हमेशा आसिफ को ढील दी, जिसकी वजह से उनके करियर में एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज बढ़ती गईं और नौबत यहां तक पहुंच गई कि साल 2010 में उनका करियर विवादों की भेंट में चढ़ गया। इस तरह आसिफ नाम का हीरा अपनी गलत आदतों की भेंट चढ़ गया। अगर ड्रग्स की ही बात करें तो वो अपने इंटरनेशनल करियर में 3 बार ड्रग्स केस में फंसे थे। अगर पीसीबी सख्ती से पहले ही आसिफ पर लगाम कस देती तो ये नौबत नहीं आती। इसके बाद अगली गलती करने से पहले आसिफ 100 बार सोचता। शफकत हुसैन नकवी बिल्कुल ठीक थे। अगर पीसीबी समय रहते उनकी बात मान लेती तो क्रिकेट वर्ल्ड आसिफ नाम के इस होनहार बॉलर को नहीं खोता, जिसने अपने छोटे से इंटरनेशनल करियर में कई मील के पत्थर गाड़ दिए थे। गाइस, आप आसिफ के करियर के खत्म होने में किसको दोषी मानते हो? एक ऐसे इंसान को जो ड्रग्स लेने का आदी हो गया था, या फिर पीसीबी को जिसने आसिफ की हर गलती को हल्के में लेकर उनको ऐसा करने के लिए बढ़ावा दिया? इसके बारे में हमें जरूर बताएं। अगर आपको मोहम्मद आसिफ के आईपीएल बैन की फुल स्टोरी जाननी है तो फर्स्ट वीडियो देखें, और अगर आपको आसिफ को इंटरनेशनल क्रिकेट में मिली उनकी सबसे बड़ी और पहली पहचान जाननी है तो दूसरा वीडियो देखें। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।